स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से जुड़े 150 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आप लोगों को कवर करवाने वाली हूँ। इसका ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट में आज हम 75 एमसीक्यूज कवर करेंगे और जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें बचे हुए 75 एमसीक्यूज को कवर कर लेंगे। ठीक है, दो पार्ट में इसलिए बनाया है क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ। एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, बैंक, एनडीए, आईए, आईपीएस, ठीक है, सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। चैनल पे न्यू आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, फ्री है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और जो ये बेल है ना बच्चों, उस पर भी ऑल प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियोस देख लें। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले हमने पढ़ा था जो भाग 5वां आता है उसे हम कहते हैं संघ। ठीक है, संघ, और जो संघ था उसी में जो पहला टॉपिक है बच्चों वो है राष्ट्रपति जी। ठीक है, अनुच्छेद 52 से लेकर 62, जिसे मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को समझा दिया है। प्लेलिस्ट में उसकी वीडियो है, भारतीय संविधान वाले प्लेलिस्ट में। आज हम उससे रिलेटेड एमसीक्यूज करने वाले हैं। यहाँ पर हम कुछ और एक्स्ट्रा में भी समझेंगे, जैसे राष्ट्रपति जी के जो विशेष अधिकार होते हैं, शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से समझने वाले हैं। तो प्लीज़ बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? ठीक है, किससे तुलना की जाती है हमारे भारत के राष्ट्रपति जी की? तो बच्चों ध्यान रहे, इसका आंसर है ब्रिटेन के सम्राट से। ठीक है, किससे? ब्रिटेन के सम्राट से तुलना की जाती है। देखिए, अब इसको याद कैसे करोगे? आप जानते हैं जो संसदीय प्रणाली जो हमने अपना रखी है वो ब्रिटेन की है। क्यों? क्योंकि आखिरी वक्त में हमारे देश पर राज कौन कर रहा था? ब्रिटिश सरकार ही राज कर रही थी। तो जब वो गई तो हमने बहुत सारी चीजें उन्हीं से ही सीख ली थी। ठीक है, तो उन्हीं की चीज़ों को हमने अपना ली है, इसलिए ऐसा कहते हैं कि ब्रिटेन के जो सम्राट हैं, जैसा उनका संसदीय था वैसे हमने भी अपना लिया। ठीक है, तो ब्रिटेन के सम्राट से ही तुलना करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी की। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है बच्चों? तो वो है राष्ट्रपति। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कार्यपालिका जो कार्य का पालन करती है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन आते हैं? कार्यपालिका में राष्ट्रपति आते हैं, मंत्रिपरिषद आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, महान्यायवादी आते हैं। ठीक है, ये सब आते हैं। और जो इनकी शक्ति होती है कार्यपालिका की, वो किस में निहित होती है? राष्ट्रपति जी में, है ना। तो उसके अध्यक्ष भी कौन है? राष्ट्रपति है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, अभी मैंने इसका आंसर बताया। इसकी शक्ति जो निहित है वो किस में है? वो है राष्ट्रपति में। ठीक है, किस में है? राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति क्या है? भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है। ठीक है, क्या है? राज्य का प्रधान है। जो इसमें ऑप्शन देके रखा है कि राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है, नहीं, वो राज्य का प्रधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? कौन होता है प्रथम नागरिक? तो वो है राष्ट्रपति जी। ठीक है, भारत के जो प्रथम नागरिक कहलाते हैं वो है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? अभी इसका आंसर हमने देखा, किस में निहित होती है? राष्ट्रपति जी में। इसका मतलब समझिए, जो कार्यपालिका होती है उसकी जो पावर होती है ना, उसका यूज कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, लेकिन किसके कहने पर या फिर किसकी सलाह लेकर? तो वो है मंत्री परिषद। ठीक है, उनकी सलाह के आधार पर ही जो राष्ट्रपति जी हैं वो कार्यपालिका की जो पावर है, शक्ति है, उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? आप जानते होंगे सुप्रीम कमांडर, है ना। तीनों सेना, जो तीनों सेना है ना, जल, थल, वायु, उन तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति जी हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जी देश के प्रथम नागरिक हैं। ये राष्ट्रपति जो हैं वो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी हैं और इनमें कार्यपालिका की जो शक्ति है वो निहित होती है राष्ट्रपति जी में। ठीक है, देखिए मैं बार बार रिपीट कर दूंगी ताकि आप लोगों को ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? कौन होता है? तो देखिए यहाँ ऑप्शन में करेक्ट आंसर है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। ठीक है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष भी राष्ट्रपति होते हैं, राज्य का प्रधान भी होते हैं, देश के प्रथम नागरिक भी होते हैं। ठीक है, इन सारी लाइंस को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? कौन होता है? अभी हमने पढ़ा, ठीक है, तो वो कौन है? राष्ट्रपति जी। ठीक है, तीनों सेनाओं के कमांडर ही राष्ट्रपति जी होते हैं, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना, थल मतलब जो जमीन से जुड़ी है, जल मतलब जो पानी से जुड़ी है, और वायु जो वायु से जुड़ी है, ठीक है, आसमान से जुड़ी हुई जो ये सेना है ना, जो रक्षा कर रही है हमारे देश की, जल में रहकर, जमीन पे रहकर, हवा में रहकर, उन तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है, कमांडर जो होता है ना, सुप्रीम कमांडर, वो कौन है? राष्ट्रपति जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, क्या नहीं है? तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, पहले वो हम पढ़ लेते हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। भारत में ना ऐसी बहुत सारी पोस्ट हैं जहां पर आप ज़रूरी नहीं है कि भारत के नागरिक रहो तो ही आपको पोस्ट मिलेगी, ऐसे भी पोस्ट मिल जाती है, ठीक है। लेकिन जो राष्ट्रपति जी हैं, उसकी पोस्ट पाने के लिए भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। वह 35 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए, ठीक है, 35 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा का मतलब लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उसे निर्वाचित होना चाहिए, मतलब उसमें सारी योग्यताएं होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति वही राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। तो अब देखिए लास्ट ऑप्शन क्या है, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ठीक है, तो ये गलत है। वह संसद के किसी सदन का अगर सदस्य होगा तो राष्ट्रपति की योग्यता के लिए मान्य नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये जो 3 ऑप्शन है ना बच्चों, उसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि इनमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। अपने आप में ये क्वेश्चन है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए, और जो लोकसभा होती है ना उसमें जो सदस्य होते हैं तो उनमें जो योग्यताएं होनी चाहिए, अगर वो है उसमें इंसान में, तभी वो जाकर राष्ट्रपति बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, कितने वर्ष ऊपर हो जानी चाहिए? तो बच्चों वो है 35, ठीक है, 35 साल से ऊपर के ही राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट कर रहे हैं ना, कितनी आयु होनी चाहिए, तो ये है कि कोई आयु सीमा नहीं, ठीक है। अधिकतम के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, ठीक है, लेकिन कम से कम 35 वर्ष से तो ऊपर का होना चाहिए, और 35 से भले चाहे कितनी भी उम्र हो जाए वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? कितनी बार हो सकता है, तो उसकी कोई सीमा नहीं है, कितनी बार भी वो निर्वाचित हो सकते हैं, ठीक है। कितनी बार, वो जितनी बार भी बनना चाहते हैं राष्ट्रपति वो बन सकते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? किस प्रकार से होता है बच्चों? तो वो है अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। देखिए 3 तरह से होता है चुनाव। प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्ट उनको वोट देकर, जनता जिसे डायरेक्ट वोट कर दे। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्टली वे में, है ना। देखिए सबसे हम वोट देते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा ये बनेगी, ठीक है। लोकसभा और जो राज्यसभा है ना बच्चों, ये मिलाकर चुनती है किसे? राष्ट्रपति जी को, ठीक है। इसमें विधान भी आती है, राज्य की विधानसभा भी आती है, उसके जो निर्वाचित होते हैं ना लोग, वो सब मिलकर चुनते हैं राष्ट्रपति को। मतलब क्या इनडायरेक्टली चुना गया ना हमसे, हमने डायरेक्ट वोट उनको नहीं दिया, लेकिन हमने कुछ ऐसे लोगों को जिता दिया जो आगे चलकर संसद के वो बन गए सदस्य, और उन लोगों ने मिलकर फिर चुना राष्ट्रपति जी को, ठीक है। तो ये अप्रत्यक्ष कहलाता है ना, अप्रत्यक्ष रूप कहलाता है। मनोनयन मतलब कि जिसे पसंदीदा तरीके से चुना जाए, है ना। मनोनयन सदस्य चुनते हैं, जैसे आपको पता है एक्टर वगैरह देखे होंगे आपने, सभा में वो भी बैठे रहते हैं, तो वो मनोनीत तरीके से चुने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश को विकास करने में कुछ ना कुछ अपना योगदान दिया, ठीक है। तो वो एक अलग तरीका होता है मनोनयन के लिए, उसके लिए चुना गया था उनको। तो राष्ट्रपति जी का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। कौन करता है इनका निर्वाचन? लोकसभा, राज्यसभा और जो विधानसभा है ना, वो सब करते हैं, राज्य की विधानसभा। यहाँ के भी जो निर्वाचित सदस्य बैठे हैं जो इसमें, मतलब जो इलेक्शन में जीत कर आए हैं, सिर्फ वही लोग, मनोनीत वाले नहीं, है ना। मनोनीत वाली एक अलग तरह की चुनाव होता है, वो मनोनीत वाले लोगों को इसमें नहीं पार्टिसिपेट करने देते हैं। जो निर्वाचित होकर जो आते हैं, इलेक्शन में जीत कर आते हैं, सिर्फ वही लोग राष्ट्रपति जी का चुनाव करते हैं, जो इन 3 सभाओं में बैठे रहते हैं, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है?
उस पद्धति का नाम क्या है? ठीक है, तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, उसे कहते हैं समानुपात प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, समानुपात प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। मैंने इसको बताया था आपको कैसे याद रखना है। जैसे मान लीजिए पहले नंबर पे है राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, मान लीजिए बस, है ना। दूसरे नंबर पे जो बनना चाहता है, मतलब कि उम्मीदवार है जो बनना चाहता है राष्ट्रपति, है ना, तो पहले नंबर पे है राजेंद्र प्रसाद, दूसरे नंबर पे है जो प्रतिभा पाटिल है, और तीसरे नंबर पे है कोविंद, ठीक है, रामनाथ कोविंद, वो बनना चाहते हैं राष्ट्रपति जी। ये 3 लोग चुन के खड़े हुए हैं। तब वोट कैसे डालेंगे? यहाँ पर वोट कैसे चलता है कि ऑर्डर में जमा दीजिए कि किसको आपको पहले नंबर पे लाना है। तो अगर आपको पहले नंबर पे राजेंद्र प्रसाद जी को लाना है तो पहले नंबर इस पे टिक कर दीजिए, फिर इस पे, फिर इस पे, इस तरह से आप टिक कर दीजिए। या फिर रामनाथ कोविंद पे पहले टिक कर दीजिए कि आपको पहले इनको राष्ट्रपति के रूप में देखना है, फिर उसके बाद चाहे नंबर किसी का और भी हो जाए तो वो ठीक है। इस तरह से ऑर्डर में जमाते हैं, तो इसलिए उसे क्या कहा जाता है? समानुपात प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? किसे निर्देशित किया जाता है? तो वो है उच्चतम न्यायालय। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव के जो पद के जो चुनाव संबंधी विवाद अगर हो जाते हैं तो उसके लिए उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो बच्चों वो है 50/50। ठीक है, इसका मतलब समझ जाइए आप। जब राष्ट्रपति जी के पद के जो उम्मीदवार होते हैं ना, जो खड़े होते हैं ना, उनके लिए निर्वाचन मंडल बनता है, उसमें से 50 जो सदस्य होते हैं वो प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदित होते हैं। तो इस संख्या याद रखिएगा 50-50। ठीक है, यहाँ पर जो 50 सदस्य हैं वो प्रस्तावक है और 50 सदस्य जो है वो है अनुमोदक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाती है? ठीक है, अयोग्यता के लिए बोल रहे हैं ये। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। ठीक है, ये अयोग्यता रहती है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई जो लाभ का पद होता है ना वो नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। ये एक और पॉइंट होता है। ये सारे पॉइंट तो हमने पढ़ लिए कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष पूरी करना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। ठीक है, ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति तो बन सकता है, चुनाव में खड़ा हो सकता है उम्मीदवार के तौर पर, लेकिन अगर वो किसी लाभ के पद पर है तो वो नहीं बन सकते। ठीक है, लाभ का कोई पद नहीं होना चाहिए उनका। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, किस तरह से किया जाता है? तो देखिए अभी हमने पढ़ा था ये वाला एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी है, ये BC ऊपर नीचे हो गया है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, एकल हस्तांतरित मत पद्धति। ठीक है, ऑप्शन बी ही है, ये है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किनके द्वारा संचालित किया जाता है? तो बच्चों यह है निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा। ये एक आयोग बैठता है निर्वाचन आयोग द्वारा, इन्हीं के द्वारा राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित होता है। नेक्स्ट, भारत में किसके चुनाव में अनुपातित प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? किसके इसमें अपनाई जाती है? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति जी में। ठीक है, किनके इसमें? राष्ट्रपति जी के इसमें अनुपातित प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय भेजे जाते हैं। ठीक है, जो भी विवाद रहते हैं इनसे जुड़े हुए वो जाते हैं उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 71। ठीक है, अनुच्छेद 71 के तहत जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जी के निर्वाचन के लिए अगर कोई विवाद बन जाता है, ठीक, इसके संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो वो जाता है उच्चतम न्यायालय में। ठीक है, कहाँ जाता है? उच्चतम न्यायालय में इसका प्रावधान दे के रखा है कि अगर कोई विवाद होता है चुनाव से लेकर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और कोई विवाद बनता है तो उच्चतम न्यायालय जाएगा अनुच्छेद 71 के तहत। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है?
कितना समय मिलता है इनको चुनाव प्रसार के लिए? तो वो है 2 सप्ताह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? आप जानते हैं कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, 5 वर्ष तक कोई राष्ट्रपति चुनाव जीतता है तो बना रहता है उस पद पे। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? ठीक है, किस अनुच्छेद में ऐसा कह रखा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद जो 56 है वो पद के बारे में कहता है। ठीक है, राष्ट्रपति जी की पदावधि, ठीक है, उसके बारे में अनुच्छेद 56 में लिखा हुआ है। इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि राष्ट्रपति जी को अगर अपना पद का त्याग करना होगा तो वो उपराष्ट्रपति जी को हस्ताक्षर में लिख के देंगे, और जो उपराष्ट्रपति हैं वो शीघ्र ही शीघ्र इसके बारे में लोकसभा के अध्यक्ष को बताएंगे। ठीक है, दूसरी बात इसमें ये करते हैं कि अगर राष्ट्रपति संविधान पर अतिक्रमण करते हैं तो उनके ऊपर महाभियोग लग सकता है और उनको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, और एक और बात करते हैं इसमें कि राष्ट्रपति जी तब तक पद पे बने रहेंगे जब तक कि उनका कोई उत्तराधिकारी ना आ जाए। ठीक है, जो राष्ट्रपति बनने के योग अगर कोई इस पद पर नहीं आता है तब तक राष्ट्रपति ही कहलाते हैं, चाहे 5 वर्ष खत्म क्यों ना हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं, कौन होते हैं उसमें? तो देखिए वो है संसद के दोनों सदन। दोनों सदन कौन से बच्चों? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये दोनों प्लस विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो बच्चों विधानसभा किस में होती है? राज्यों में होती है, राज्यों में भी है। और प्लस बच्चों ध्यान रहे, जो दिल्ली है प्लस और जो पांडुचेरी है ना, उन दोनों में विधानसभा है, और साथ में प्लस में और एक और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा आ जाता है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगर केंद्र शासित प्रदेश की कर तो जम्मू कश्मीर भी आ रहा है प्लस में उसमें, क्योंकि केंद्र शासित में हो गया है ना। लेकिन राज्यों में जितने राज्य हैं वो सारे प्लस एक जम्मू कश्मीर, क्योंकि वो केंद्र में चला गया। ठीक है, इसलिए अब उसको अलग से यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि एक जम्मू कश्मीर प्लस दिल्ली की भी विधानसभा बैठती है, और जो पांडुचेरी है वहाँ पर भी विधानसभा है, उनकी विधानसभाएं भी यहाँ पर बैठती हैं जब चुनाव हो रहा होता है राष्ट्रपति जी का। ठीक है, तो ये सब निर्वाचन मंडल होता है, निर्वाचक मंडल कहते हैं इसको। एक तरह से पूरा मंडल बनता है, पूरा समझ रहे हैं ना, मंडल बन गया, क्योंकि उसमें लोकसभा के भी सदस्य हैं, उसमें राज्यसभा के भी हैं, और जो विधानसभाएं होती हैं, ठीक है, जो हर राज्य में तो होती है, साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश 3 तरह के हो गए यहाँ पर। अब जम्मू कश्मीर भी हो गया, दिल्ली भी हो गया और पांडुचेरी। ठीक है, इन तीनों की प्लस ये विधानसभाएं हैं यहाँ पर आती हैं और राष्ट्रपति जी का चुनाव करती है। ठीक है बच्चों, ध्यान रहे। चलिए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ डायरेक्ट। ऑप्शन डी वाला, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। ठीक है, ठीक है, हमने पढ़ा था कि अगर राष्ट्रपति जी के चुनाव से रिलेटेड अगर कोई विवाद होता है तो वो कहाँ जाता है? सर्वोच्च न्यायालय जाता है। ठीक है, उनके क्षेत्र में आता है ये। तो ये यहाँ पर जैसे नहीं लिखा है ना, तो ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर होगा कि हाँ ये उनके क्षेत्र में आता है। चलिए नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा। ठीक है, संसद द्वारा ही राष्ट्रपति जी को उनके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया संसद द्वारा महाभियोग। ठीक है, महाभियोग अगर इनके ऊपर लग जाता है तो इनको राष्ट्रपति जी के पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, महाभियोग आपको पता है, महाभियोग मतलब क्या होता है? इसमें कब लगता है राष्ट्रपति जी के ऊपर? जब वो संविधान पर अतिक्रमण करते हैं। ठीक है, संविधान पर अतिक्रमण करने की कंडीशन पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, और महाभियोग में अगर वो सिद्ध हो जाते हैं, ठीक है, गलत अगर वो सिद्ध हो जाते हैं तो उनको पद से हटाना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे आप सुन ही रहे होंगे अभी डोनाल्ड ट्रंप पे महाभियोग चलेगा। ठीक है, तो आप वो सुन ही रहे होंगे अभी वो वर्ड। तो वर्ड तभी लगता है जब संविधान के ऊपर अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई राष्ट्रपति। तो नेक्स्ट देखिए, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? ठीक है, किसमें शुरू की जा सकती है? तो वो है
संसद के किसी भी सदन में, ठीक है। संसद के 2 सदन होते हैं बच्चों, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, ठीक है। और अगर अंग की बात करें, संसद के कितने अंग है, तो उसमें प्लस हो जाएंगे राष्ट्रपति जी, ठीक है। ये तीनों मिलाकर संसद का क्या होता है, अंग होते हैं। लेकिन सदन सिर्फ 2 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। तो अगर कोई भी एक सदन अगर इस तरह से इल्ज़ाम लगाता है राष्ट्रपति पर महाभियोग का, ठीक है, और वो सिद्ध हो जाता है, तो राष्ट्रपति जी को निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है सी वाला कि संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। अब देखिए, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ठीक है। कैसे हटाया जा सकता है, तो बच्चों वो है महाभियोग द्वारा, ठीक है। कोई कानूनी कार्रवाई द्वारा नहीं हटा सकते, संविधान के संशोधन से भी नहीं हटा सकते, अविश्वास प्रस्ताव लाकर भी नहीं हटा सकते। कैसे हटा सकते हैं, सिर्फ महाभियोग द्वारा ही राष्ट्रपति जी को हटाया जा सकता है, ठीक है। अन्यथा उनको उनके पद से नहीं हटा सकते। देखिए कितना पावरफुल आदमी है, फिर भी उसको हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो संविधान पर अतिक्रमण करने की कोशिश करेंगे तो, ठीक है। सबसे सर्वोच्च क्या है, संविधान ही तो है, पता है ना आपको। सबसे सर्वोच्च क्या है, संविधान ही है। तो संविधान पर अगर अतिक्रमण करेंगे तो संविधान से बढ़कर तो है नहीं राष्ट्रपति, तो उनको तो हटा दिया जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? किस आधार पर लगाते हैं, तो वो है संविधान के अतिक्रमण पर। अतिक्रमण मतलब कि कहीं ना उसका उल्लंघन करना, ठीक है, मतलब जोर जबरदस्ती उससे ऊपर बढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है। एक चीज़ ध्यान रहे, भारत में संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है ना। संविधान में तो लिखा है कि राष्ट्रपति जी को बनाना है, कि कोई राष्ट्रपति नाम का भी कोई होगा, ठीक है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो ये किस में लिखा है, संविधान में लिखा है। तो संविधान राष्ट्रपति से तो बड़े ही है ना, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ कि संविधान सबसे, हमने पढ़ा था ना कि राजनीतिक व्यवस्था से सबसे ऊंचा कौन है, तो वो है संविधान, ठीक है। राष्ट्रपति ऊंचे नहीं हैं, सबसे ऊंचे होते हैं संविधान। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है बच्चों? तो ये है अमेरिका, ठीक है। महाभियोग की जो प्रक्रिया लगाई जाती है वो अमेरिका से ली गई है। तो उसको कैसे याद करोगे आप? अभी आप देख रहे होंगे इस अमेरिका अमीर देश में अभी किसके ऊपर महाभियोग लगा था? डोनाल्ड ट्रंप पे, ठीक है। किस पे लगा था? डोनाल्ड ट्रंप पे लगा था महाभियोग अभी, ठीक है। जो बाइडेन कह रहे हैं कि इनके ऊपर महाभियोग चलेगा, तो आप याद रख लीजिएगा कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पे लगा है, तो अमेरिका के देश से ही हमने महाभियोग की प्रक्रिया को भी लिया है, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है बच्चों? तो अमेरिका। कैसे याद रखा आपने? क्योंकि वहाँ पर रिसेंट में अभी डोनाल्ड ट्रंप पर भी महाभियोग चला, तो हमें याद रहेगा कि महाभियोग कहाँ पे चला, किसी और देश में, वहाँ पर अमेरिका में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? कौन सी सिचुएशन होती है? तो वो बच्चों ये है, महाभियोग लगने पर ही देना पड़ता है। रिश्वत लेने पर उनके पद से उनको त्याग नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री के कहने पर भी नहीं कर सकते, संविधान में व्यक्त न कर देने पर भी, है ना। मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। सही क्या है? सिर्फ महाभियोग लगने पर, ठीक है। संविधान के अतिक्रमण करने पर महाभियोग लगेगा और महाभियोग द्वारा एक प्रोसेस चलेगी और उस प्रोसेस में राष्ट्रपति जी अगर सिद्ध हो जाते हैं गलत, तो पद से उनको निकाल दिया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? मतलब कि पद उनका पूरा भी अभी नहीं हुआ है, 5 साल मतलब पूरे हुआ नहीं है, ठीक है। जो समय होना था वो अभी पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले ही कौन उन्हें हटा सकता है उनके पद से? तो बच्चों ये है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर, ठीक है। महाभियोग कौन से देश से लिया गया है बच्चों? अमेरिका से, ठीक है। कैसे याद किया? अमेरिका में रिसेंट में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगा है महाभियोग, तो याद हो जाएगा कि अभी किस देश के बारे में हम सुन रहे हैं महाभियोग में? अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप है। तो इस तरह से याद हो जाएगा कि अमेरिका से ही हमने लिया है अपने संविधान में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जी हाँ, यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ठीक है। कितने दिन बाद इसको वहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है इस चीज़ को लेकर कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलना चाहिए, तो कितने दिन बाद प्रस्तुत किया जाता है? वो है 14, ठीक है, 14 दिनों बाद इसको प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? जब ये पास करते हैं ना महाभियोग वाला, ठीक है, जब देखिए ये जो सदन है
ध्यान रहे संसद की 2 सदन है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो इन दोनों में से कोई एक सदन महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आता है, ठीक है, जिसे 14 दिन में पास करना होता है। तो देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा है, संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। मतलब कि इस प्रस्ताव को पास होने में कम से कम 14 दिन लग जाते हैं, तो कितने लोगों का समर्थन होना चाहिए इसको पास करवाने में, कितने सदस्यों का होना चाहिए। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है सदन के कुल सदस्य, है ना, जितने भी सदस्य उसमें से कम 2/3 सदस्य, ठीक है, कितने 2/3, है ना, 2/3 सदस्य लोग भी अगर इस प्रस्ताव को मतलब कि इसका समर्थन कर देते हैं तो इस प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है। वापस से समझिएगा, संसद के 2 सदन है, एक लोकसभा राज्यसभा। तो उन दोनों में से कोई एक भी अगर प्रस्ताव लेकर आता है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलना चाहिए, तो 14 दिन तक वेट करना पड़ता है और उसको पास किया जाता है, ठीक है। तो उस 14 दिन के अंदर कितने लोगों का समर्थन मिल जाना चाहिए, करीबन 2/3, मतलब 2/3, है ना, 2/3 लोगों का अगर समर्थन उसमें मिल जाता है, जितने भी कुल सदस्य की संख्या है ना उस सदन में, अगर इतने लोगों का उसमें समर्थन मिल जाता है तो इस प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है और फिर महाभियोग इन पे लगाया जाता है। और फिर अगर दोष सिद्ध हो जाती है तो राष्ट्रपति जी को निकाल दिया जाता है, ठीक है, उनके पद से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। अवधि पूरी नहीं हुई है उसे पहले भी हटा सकते हैं। सिर्फ एक ही तरीका है हटाने का, बहुत बार मैंने बता दिया। देखिए बच्चों कितनी बार रिपीट हो गया है ना, क्वेश्चन बार बार पलट के पूछ लिया, लेकिन आंसर क्या है इसका, सिर्फ एक, महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है राष्ट्रपति जी को, वरना नहीं हटा सकते। और हटाएगा कौन, कहाँ पर जाएगी इसके बारे में बात, संसद, ठीक है, संसद ही हटाएगा। संसद के 2 सदन हैं, एक है लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, और राष्ट्रपति जी उनका एक अंग है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी, क्या संवैधानिकता होगी उसकी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है यह कृत्य विधि मान्य होंगे, ठीक है, विधि मान्य ही कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं होता, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने की असंभव बना सकता है। देखिए जो राष्ट्रपति जी है ना, वो क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं कुछ सदस्य को राज्यसभा में, ठीक है बच्चों, ध्यान रहे। जैसे कि आपको पता है जो सदन होता है वही प्रस्ताव लेकर आता है राष्ट्रपति के लिए, तो वो प्रस्ताव कब तक पारित नहीं होगा, जब तक कि 2/3 सदस्यों का समर्थन ना मिले, ठीक है। तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, राष्ट्रपति जी राज्यसभा में उनके समर्थन को बढ़ाने के लिए, राष्ट्रपति जी का समर्थन बढ़ सके इसलिए क्या करते हैं, वो मनोनीत करते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे सदस्यों को भी वो राज्यसभा में चुनते हैं जिसे वो अपने मन से वहाँ बिठा सके, ताकि जब भी अगर उनके ऊपर महाभियोग लगे तो इसको पारित करना ही असंभव हो जाए, ठीक है। क्योंकि जब राष्ट्रपति जी ने चुनकर ही अपने हिसाब से वहाँ पर कुछ लोगों को बिठा रखा है राज्यसभा में, तो राष्ट्रपति जी के खिलाफ वो खड़े हो ही नहीं सकते, तो महाभियोग की प्रक्रिया उनके खिलाफ बहुत ही मुश्किल से चलेगी, ठीक है, क्योंकि 2/3 लोगों का बहुमत होना तो ज़रूरी है। और भैया वहाँ पर कुछ लोग तो उन्हीं के ही बैठे हुए हैं, उनके द्वारा ही चुने हुए बैठे हैं, तो वो उनके खिलाफ भी आवाज़ कैसे उठाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जी भी महाभियोग से इस तरह से बच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, ठीक है, कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति जी को, कौन दिलाता है। तो मैंने आपको बताया था ना प्यारे बच्चों कि वो होते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, कोई प्रधानमंत्री या फिर ये जो भी हैं, ये कोई नहीं दिलाता शपथ, कौन दिलाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 60। ठीक है, अनुच्छेद 60 के तहत जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति जी को शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 60 के तहत याद रखिएगा। नेक्स्ट, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? देखिए होता क्या है, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है अवेलेबल तो उनकी एब्सेंट में कौन अब राष्ट्रपति जी को शपथ दिलवाएगा? कौन दिलवाएगा? वो होंगे सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, ध्यान रहे प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 60 क्या कहता है? राष्ट्रपति बन रहे हैं, ठीक है, पद ग्रहण करेंगे तो शपथ लेना होगा। शपथ लेने के लिए वो हस्ताक्षर करेंगे और शपथ कौन दिलवाएगा? वो दिलाएंगे भारत का मुख्य न्यायाधीश। लेकिन अगर वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो कौन दिलवाएगा? वो है सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। वो दिलवाते हैं फिर राष्ट्रपति जी को शपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? कौन ग्रहण करेगा? तो करेक्ट आंसर इसका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति जी दोनों देश के बाहर हैं, ठीक है, तो उनका जो कार्यभार होता है उसको कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यही वो होते हैं जो राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी का कार्यभार संभालते हैं अगर ये बाहर जाते हैं दोनों तो। ठीक है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? किसे करते हैं प्यारे बच्चों? तो वो है भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं और उपराष्ट्रपति जल्दी ही जल्दी, ठीक है, काफ़ी कम समय के अंदर ही अंदर ये इसकी सूचना किसे देते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष को। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान रहे। चलिए और एक्सप्लेन करके मैं बता दूंगी, याद हो जाएगी सारी चीज़ें। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? अभी बताया मैंने प्यारे बच्चों इसका आंसर, लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, किसे देते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं इसकी सूचना। वापस से सुन लीजिए, राष्ट्रपति जी अपना त्यागपत्र देते हैं, ठीक है, किसे? उपराष्ट्रपति जी को। उपराष्ट्रपति जी इसकी सूचना किसे देंगे? लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है, नेक्स्ट, एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? कौन करेगा प्यारे बच्चों? तो वो है भारत का मुख्य न्यायाधीश, है ना। वही अभी हमने पढ़ा कि अगर दोनों देश के बाहर हैं तो कौन संभालेगा उनका कार्यभार को? भारत को कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है ना, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, यही क्या करते हैं? राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति दोनों के अगर पद खाली हो गए हैं एक ही समय में तो उसके कार्य को कौन संभालेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश ही संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मृत्यु हो जाती है या फिर त्यागपत्र दे देता है या फिर महाभियोग द्वारा अगर हटाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालता है? ऐसे समय में कौन संभालता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है उपराष्ट्रपति। ठीक है, आप समझ गए। क्वेश्चन का मतलब समझेगा, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अगर देश के बाहर हैं या फिर वो पोजीशन खत्म हो चुकी है, कोई अभी वहाँ पर नहीं है, पोजीशन खाली है, तो ऐसे में उनके काम को कौन संभालेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। ठीक है, लेकिन अगर राष्ट्रपति जी की मृत्यु हो गई है या फिर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, फिर उनको हटा दिया गया है, तो उसके बाद अब वो जगह खाली हो गई तो उस पद को कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, ठीक है, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? कितने समय तक कार्य कर सकते हैं? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है 6 माह। ठीक है, सिर्फ 6 माह तक ही इस कार्य को वो संभालते हैं और इसके अंदर ही अंदर मतलब 6 माह के अंदर ही अंदर राष्ट्रपति चुनाव भी हो जाना चाहिए और कोई नए राष्ट्रपति भी बन जाने चाहिए। ठीक है, 6 माह से ज़्यादा लंबा टाइम नहीं निकलता है और एक नए राष्ट्रपति देश में फिर वापस से आ जाते हैं, लेकिन तब तक कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति
पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे, है ना। पहले कौन गृह मंत्री थे, फिर बाद में राष्ट्रपति बने, इसमें से कौन है वो, नाम बताइए। तो देखिए वो है ज्ञानी जेल सिंह, ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह। जो ज्ञानी जेल सिंह है ये पहले केंद्रीय गृह मंत्री थे, उसके बाद राष्ट्रपति बने थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे। मतलब उपराष्ट्रपति नहीं थे, सीधे राष्ट्रपति बन गए। कौन थे वो, तो ये थे ज्ञानी जेल सिंह। क्यों, क्योंकि ये पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे। क्या थे उससे पहले, ये थे गृह मंत्री, ठीक, केंद्रीय गृह मंत्री ये पहले थे। उसके बाद ये ज्ञानी जेल सिंह क्या बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। बच्चों ध्यान रहे, ये सब डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये जो वीवी गिरी हैं, ये सब पहले उपराष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट, मतलब ये उपराष्ट्रपति भी बन चुके हैं और राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, कौन थे भारत के चौथे राष्ट्रपति, तो बच्चों ध्यान रहे वो थे वीवी गिरी, ठीक है। कौन है, डॉक्टर वीवी गिरी। सबसे पहले जो हैं वो कौन है, देखिए एक बार क्रम को अच्छी तरह से सुन लीजिएगा ध्यान से प्यारे बच्चों। तो 1 2 3 जो बच्चों तीनों क्रम है वो तीनों है डॉक्टर। पहले है राजेंद्र प्रसाद जी, फिर है राधाकृष्णन, फिर है जाकिर हुसैन। जाकिर जो हुसैन हैं उनकी मृत्यु हो गई थी बीच में, तो उस समय किन्हें बना दिया गया था, वीवी गिरी जी को बना दिया था गया, ठीक है। और वीवी गिरी कौन थे, पहले उपराष्ट्रपति थे, फिर ये राष्ट्रपति बन जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद हो गई। तो भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे प्यारे बच्चों, वीवी गिरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं, कौन रहे हैं, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहले यही बने थे और यही सबसे लंबे राष्ट्रपति रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से, 26 जनवरी 1950 से लेकर, ध्यान रहे बच्चों, 13 मई 1962, देखिए इतने लंबे समय तक, है ना, 1950 से लेकर 62, करीबन 12 साल तक, है ना, इतने लंबे समय तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे हैं राष्ट्रपति, ठीक है। इनका बहुत ही लंबा कार्यकाल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही पहले राष्ट्रपति भी हैं और सबसे लंबे साल तक, करीबन 12 साल तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रहे बच्चों, ये याद रख लीजिएगा। पहले नंबर पे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे जो डॉक्टर हैं वो है डॉक्टर राधाकृष्णन, थर्ड नंबर पे जो है वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन की मृत्यु बीच में हो जाती है तो वीवी गिरी जी आते हैं फिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे। देखिए पहले तो सिर्फ कांग्रेस वाले ही बन रहे थे, उसके बाद याद रखें उम्मीदवार की बात हो रही है ना, प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे, तो वो थे वीवी गिरी, ठीक है। वीवी गिरी जी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, करेक्ट आंसर है इनका वीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है सर्वसम्मति, है ना। यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी। ध्यान रहे ये है 6th नंबर के राष्ट्रपति, ठीक है। कौन से नंबर के हैं ये, 6th नंबर के राष्ट्रपति हैं। क्या नाम है इनका, इनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। ये वो है आदमी है, ठीक है, कोई लेडीज़ नहीं है। नाम नीलम से आप ये ना समझिएगा, ये जेंट्स है ना, नीलम संजीव रेड्डी। फीमेल तो एक ही रही हैं, प्रतिभा पाटिल जो थी 12वें नंबर पर राष्ट्रपति, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा है। तो देखिए डॉक्टर राधाकृष्णन तो थे, ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी रहे हैं, ज्ञानी जेल सिंह भी रहे हैं, सी राजगोपालाचारी ये राष्ट्रपति नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे प्यारे बच्चों, कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं।
तो कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं प्यारे बच्चों? तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। 12 साल तक इन्होंने कार्यकाल संभाला है। ये एक के बाद दूसरी बार भी लगातार पुनर्निर्वाचित किए गए थे, ठीक है, इसी पद के लिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो प्यारे बच्चों वो है अनुच्छेद 57, ठीक है। पुनः निर्वाचन के लिए कहता है कि हाँ, आप दूसरी बार भी री इलेक्टेड हो सकते हो, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए। उदाहरण है उसका, कौन है दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? राजेंद्र प्रसाद जी। इन्होंने करीबन 12 साल तक कार्यकाल संभाला था। नेक्स्ट, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे प्यारे बच्चों? तो इसका आंसर याद रखेगा, एन संजीव रेड्डी, ठीक है। एन से क्या है? नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। कौन से नंबर के हैं ये नीलम संजीव रेड्डी? 6 नंबर के, 1977, ठीक है। 25 डेट है, 25 जुलाई 1977, ठीक है, 1977। ये जो सन है ना, इस सन में ये बने थे, ठीक है, इस डेट को ये बने थे राष्ट्रपति जी नीलम संजीव रेड्डी, जो 6 नंबर के राष्ट्रपति हमारे भारत के। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी, ठीक है। किनकी मृत्यु हो चुकी थी? तो प्यारे बच्चे वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। ये पहले ही मर गए थे, पूरा समय नहीं हो पाया था, ठीक है, इनकी डेथ हो गई थी। और इनके बाद जस्ट किन्होंने संभाला था? वीवी गिरी ने संभाला था, ठीक है, वीवी गिरी ने संभाला था इनके पद को। नेक्स्ट, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किस में निहित है? प्यारे बच्चों इसका आंसर आपको आता होगा, किस में निहित है? तो राष्ट्रपति जी में निहित है, ठीक है। प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश किस में निहित होता है? राष्ट्रपति जी में, ठीक है। सर्वोच्च कमांडर तो यही है तीनों सेनाओं के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं राष्ट्रपति जी इसमें से? तो देखिए वो है उपराष्ट्रपति की, ठीक है, नहीं करते हैं नियुक्ति, लेकिन प्रधानमंत्री की करते हैं, राज्यपाल की करते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति करते हैं। प्यारे बच्चों, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति जी कभी नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? किसकी नियुक्ति करते हैं? तो देखिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, भारत का महान्यायवादी इनकी नियुक्ति करेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा होती है। एक राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति जी द्वारा ही नियुक्ति की जाती है, मतलब उपरोक्त सभी इन सब की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों की भी नियुक्ति करती हैं, जैसे अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की, भारत के राजदूत तथा अन्य राजनायकों की भी करते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध से जो रिपोर्ट देने वाले आयोग होते हैं ना, उनके सदस्यों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में राष्ट्रपति जी की नियुक्ति मतलब राष्ट्रपति जी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भाषा आयोग के जो सदस्य होते हैं, इस तरह से सबकी मतलब बहुत सारे की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है प्यारे बच्चों? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति जी मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, है ना। मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? किसकी नहीं होती है? तो देखिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना, उसकी नियुक्ति कभी राष्ट्रपति जी नहीं करते हैं, लेकिन भारत की मुख्य न्यायाधीश की करते हैं, सेना प्रमुख की करते हैं, ठीक है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कभी भी राष्ट्रपति जी द्वारा नहीं होती है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है ना। राष्ट्रपति जी की मर्जी तक कौन पद पर रह सकता है? तो प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर इसका राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल को राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं और राष्ट्रपति जी की मर्जी तक राज्यपाल पद पर रह सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? किसे नियुक्त नहीं करता है बच्चों? तो वो है योजना आयोग। बच्चों ध्यान रहे,
वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी, राजकीय भाषा आयोग की भी करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग की भी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन योजना आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति जी नहीं करते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल के लिए, ठीक है, किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो प्यारे बच्चों, भारत के राष्ट्रपति जी, ठीक है। बिल पास होता है ना, ये वित्त वाला जब बिल पास करते हैं तो उसमें पूरे तरह से स्वीकृति किसकी होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति जी की, ठीक है। कोई भी बिल आता है तो वो संसद में पहुंचता है, ठीक है, लेकिन इसको पास कब किया जाता है? जब राष्ट्रपति जी इस पर अपनी स्वीकृति देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? मतलब कि क्षमादान किसके पास होता है प्यारे बच्चों? ध्यान रहे वो है राष्ट्रपति जी, ठीक है। राष्ट्रपति जी क्षमादान देते हैं, ठीक है। क्षमादान में क्या होता है? संविधान के अनुच्छेद जो 72 है ना बच्चों, उसके तहत क्या होता है? इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने या फिर उसे बिल्कुल ख़त्म कर देना या फिर उसको कम कर देना, इसकी शक्ति होती है राष्ट्रपति जी में, ठीक है। जो इसको जो दंड दिया गया है ना, उसको या तो कम कर दे या फिर उसको ख़त्म कर दे या फिर उसको थोड़ा सा मतलब कि जैसा फांसी का है तो उसकी उम्र कैद में बदल दे, इस तरह से मतलब कि वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद भी याद रखिएगा ना, 72 कहता है क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति जी के पास, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है ना? राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के कुल कितने सदस्यों के लिए नामित किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है 14, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदन कौन होते हैं? संसद के दोनों सदन, एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? करीबन 14 लोगों को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि, क्या अधिकार इसमें से नहीं प्राप्त है? तो वो ये है कि न्यायालय के न्यायाधीश को वो हटाएं, ठीक है। उनके पास ये अधिकार तो नहीं है, लेकिन क्या क्या अधिकार है बच्चों? क्षमा प्रदान करने का अधिकार है, अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है, आपातकाल की घोषणा करने का भी अधिकार है। ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं, क्षमादान दे सकते हैं, ठीक है, आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं, लेकिन न्यायालय के न्यायाधीश को वो हटा नहीं सकते, ये अधिकार उनके पास नहीं है। नेक्स्ट, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? किसी विधि के प्रश्न पर, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझा करो, तभी आपको इसका आंसर सही लगेगा समझने में। तो देखिए करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति को, ठीक है। कोई विधि बनती है, ठीक है, उस पर अगर कोई प्रश्न उठाना है तो इससे जो परामर्श लेना होता है ना, डिस्कस करना चाहते हैं अगर वो सर्वोच्च न्यायालय से, तो ये अधिकार किसके पास है? वो है राष्ट्रपति जी के पास, ठीक है। राष्ट्रपति जी विधि के ऊपर कोई प्रश्न अगर उनके मन में बनता है तो परामर्श ले सकते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय से, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन बच्चों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन से अनुच्छेद में प्रावधान दिया हुआ है ऐसा? तो प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है 143, ठीक है, 143। अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जी को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति है अगर किसी विधि में उनको कोई प्रश्न उनका बनता है, ठीक है। कोई विधि अगर बन रही हो, कोई कानून अगर बन रहा है, तो उसके तहत अगर उनके दिमाग में कोई भी प्रश्न बनता है तो उसके लिए वो परामर्श ले सकते हैं उच्च न्यायालय से, ठीक है। उच्चतम न्यायालय, सॉरी, है ना, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है ना, उच्च न्यायालय तो हाई कोर्ट को कहते हैं। उच्चतम की बात हो रही है बच्चों, ठीक है, उच्चतम, उनसे ये क्या कर सकते हैं? परामर्श ले सकते हैं, अनुच्छेद 143 कहता है। तो प्यारे बच्चों, ये 75 एमसीक्यूज हो चुके हैं। जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी ना, उसमें भी 75 एमसीक्यूज कवर करवा दूंगी। इस तरह से टोटल हमारे 150 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और राष्ट्रपति टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, कुछ भी ज़्यादा टिपिकल नहीं है, पढ़ने में बहुत आसान है। सारे वर्ड का मीनिंग हम समझेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, ये धीरे धीरे सारे चैप्टर्स खुलते जाएंगे प्यारे बच्चों। हर चैप्टर के ऊपर हर वीडियो बननी है,
और हर वीडियो के ऊपर अलग से MCQs भी बनने हैं, ठीक है, हर टॉपिक के ऊपर। तो चैनल से जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और जो भी आपका सजेशन बनता है प्लीज़ उसको कमेंट करके बताइए। थैंक यू।